हेलो एवरीवन। इसमें हम 3 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल आता है हमारा क्रिएटिव सिटीज़ से रिलेटेड। अब यूनेस्को जो है, क्या है यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनकी एक लिस्ट निकलती है बेसिकली क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क से रिलेटेड। ये कुछ सिटीज़ बताते हैं कौन सी क्रिएटिव हैं, तो उसमें 2 सिटीज़ यानी कि कोझिकोड और एक ग्वालियर ऐड की गई हैं। कोझिकोड जो है केरला में पड़ती है और इसको एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर की तरह ऐड किया गया है, और ग्वालियर एमपी में जिसको सिटी ऑफ म्यूज़िक की तरह। अब यूनेस्को ने ना अभी अराउंड 55 सिटीज़ ऐड की हैं, और इसी के साथ जो टोटल सिटीज़ हैं इस नेटवर्क में वो 350 हो गई हैं। ठीक है, और ये अराउंड मोर देन 100 कंट्रीज़ में सिचुएटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब अगर कोझिकोड की बात करें तो कोझिकोड इज़ द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर। अब इनकी काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री रही है ऑफ होस्टिंग वेरियस लिटरेरी इवेंट्स, और यहाँ पे अराउंड 500 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ हैं, और यहाँ पे काफ़ी रिनाउंड राइटर्स, पोएट्स और स्कॉलर्स भी हैं। और इन सब रीजंस की वजह से कोझिकोड को एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर रिकग्नाइज करके क्रिएटिव सिटीज़ माना गया है। उसके बाद ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर अपन सब जानते हैं कि तानसेन का बर्थ प्लेस है। तानसेन एक काफ़ी बड़े म्यूजिशियन और कंपोजर्स रहे हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री के। और यहाँ पे एक क्या होता है ना, एनुअल म्यूज़िक फेस्टिवल होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट एनुअल म्यूज़िक फेस्टिवल। और बेसिकली सिंधिया घराना जो है उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है यहाँ पे म्यूज़िक फॉर सेंचुरीज। इन कारणों की वजह से ग्वालियर को जो है सिटी ऑफ म्यूज़िक में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद ये जो UCCN है, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये क्रिएट किया गया था 2004 में। क्यों क्रिएट किया गया था भाई? कोऑपरेशन बढ़ा सकें, जितनी भी क्रिएटिव सिटीज़ हैं उनकी क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करके, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, इनमें कोलैबोरेशन कोऑपरेशन बढ़ सके। अब 7 क्रिएटिव फील्ड्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। और पहले की बात करें तो पहले कौन कौन सी इंडियन सिटीज़ रिकॉग्नाइज की गई हैं? तो 2015 में जयपुर, किस कैटेगरी में? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स। 2015 में वाराणसी भी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक। 2017 में चेन्नई, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक में ही। 2019 में मुंबई को फिल्म कैटेगरी में, और 2019 में हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में, और श्रीनगर उसको 2021 में क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में इंक्लूड किया गया है। और इसी के साथ हमारी पहली न्यूज़ ख़त्म होती है, और इसी के साथ हमारी दूसरी न्यूज़ चालू होती है, जो कि है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। अब ये एक तरीके की इंडेक्स है जो कि कौन रिलीज़ करता है? तो वो है FSSAI। क्या है ये? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें नाम में ही समझ आ रहा है फूड सेफ्टी। किस स्टेट में कितनी फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है, कहाँ पे कितना न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, कहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह अच्छे से हो रहा है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड जो है डेटा इसमें रिलीज़ किया जाता है स्टेट वाइज। अब ये एनुअल एवेल्यूएशन है, हर साल होती है, दैट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज ऑन फूड सेफ्टी। अब इससे हमें प्रोवाइड करते हैं कि सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड, मतलब इंश्योर करते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनको सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके, जिससे मॉल न्यूट्रिशन या हंगर जैसी जो सिचुएशंस होती हैं वो प्रिवेंट की जा सकें। स्टार्ट की गई थी ये 2018-19 में, यानी कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी रिलीज़ की जा चुकी है। किन किन पैरामीटर्स पे हम स्टेट्स को जज करते हैं? तो भाई कंप्लायंस बेसिकली कहाँ पे कितने रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, इसका वेट 28 का होता है, 20 इसमें बेसिकली सारे पैरामीटर्स को वेट दिया जाता है और उसमें से मार्क्स मिलते हैं, उस हिसाब से रैंकिंग्स डिसाइड की जाती हैं।
उसके अलावा कंज्यूमर एम्पावरमेंट, उसकी वेटिंग है 19। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा 18। फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसको 17। इम्प्रूव, ये एक नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है 2023 में, पहले नहीं होता था, कि जो SFSI स्टेट फूड सेफ्टी जो रैंक है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग 8 पॉइंट्स। ठीक है, अब रैंक की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरीज़ में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट पे है, स्मॉल स्टेट्स में गोवा फर्स्ट पे आया है और लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में केरला फर्स्ट आया है। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े इंडियन स्टेट्स हैं 20, उसमें से यूँ मान लो कि 19 स्टेट्स में तो डिक्लाइन देखा गया है। जी हाँ, कब से? 2019 के डेटा से। और फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया है, स्टीपेस्ट फॉल। कंप्लायंस स्कोर्स भी डिक्रीज़ हुए हैं, जैसे कंप्लाई नहीं किया जा रहा है रूल्स को। और सिर्फ एक कैटेगरी में इम्प्रूवमेंट दिखा है, वो है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और जब ये नया क्राइटेरिया आया है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक, उसमें सिर्फ पंजाब ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाया है और किसी भी स्टेट ने नहीं। उसके अलावा 20 लार्ज स्टेट्स में से 14 को तो सिर्फ 0 मार्क्स मिले हैं। किस में? इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक में। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल डेटा में भी डिक्लाइन है और कंज्यूमर एम्पावरमेंट में अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन तमिलनाडु ने उसमें टॉप किया है। और इसी के साथ हमारा पहली न्यूज़ ख़त्म होती है और दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। अब ये क्या है? अब ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है हमारी कंट्री में, वो लॉन्च करेगी। ये डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए है, जिससे कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल पाए डॉक्टर्स से रिलेटेड, और जितना भी डुप्लीकेशन या डिले वगैरह होता है वो नहीं हो। डॉक्टर से रिलेटेड बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। सो टू एलिमिनेट duplication and red tape and allow the public to access information on any physician working in India, इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया। डॉक्टर्स अपने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में रह रहे हो। ठीक है, उसके बाद अब डॉक्टर से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इट विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, जैसे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है उनका, UID, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नेम क्या है, कहाँ पे काम करते हैं, प्लेस ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है डॉक्टर का, कौन सी यूनिवर्सिटी से वो क्वालिफाइड है, ये सारे इन्फॉर्मेशन उनकी मिल पाएंगी। ये बात थी इसमें। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी लाइफ स्टॉक स्कीम से रिलेटेड। अब लाइफ स्टॉक के लिए जो हमारे गाय भैंस भेड़ वगैरह जितने भी लाइफ स्टॉक होते हैं उनके लिए कुछ मिशंस चलते हैं, जैसे कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उनको मॉनिटर करने के लिए सेंटर ने कहा कि हम डेप्यूट करेंगे नेशनल लेवल मॉनिटर्स, ताकि इनका इम्प्लीमेंटेशन ओवरसी किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस, एज पर द अपॉइंटमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर NLM नेशनल लेवल मॉनिटर्स, 2 टाइप के मॉनिटरिंग कंडक्ट होगी, एक तो रेगुलर और एक स्पेशल। ठीक है, अब ये एक तरीके का थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट मॉनिटर होंगे, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट डिप्लॉय करेगी उनको। कौन कहाँ से चूज़ करेंगे? तो ये कोई से भी हो सकते हैं, या तो रिटायर्ड सिविल या डिफेंस सर्विसेज से हो सकते हैं, या किसी अकेडमिया से भी हो सकते हैं। और मॉनिटरिंग में क्या होगा, विलेजर्स के व्यूज़ लेंगे, सजेशंस लेंगे कि भाई क्या है, कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जिससे क्या होगा, जब ये थर्ड पार्टी मॉनिटर करेगी तो मॉनिटरिंग एकदम अनबायस्ड होगी और ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी। अब अगर हम थोड़ा नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के बारे में जाने, तो ये लॉन्च किया गया था 2014-15 में। किसके अंतर्गत आता है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंतर्गत। और एम क्या है इसमें? एम ये है कि जो हमारी लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम है उसका
क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो सके, जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, फार्मर्स वगैरह या जो लाइफ स्टॉक में जो डील करते हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर हम बात करें तो ये भी 2014 से चल रहा है। इसमें यह है कि भाई हमारी जो देसी ब्रीड होती है, इंडिजिनस ब्रीड्स, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी, और उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस की जा सकती है। ये किसके इम्प्लीमेंटेड अंडर, किसके अंतर्गत है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत ही आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।